हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में होने वाली है, बहुत ज्यादा रिवीजन पॉइंट के साथ होने वाली है, तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कर लेंगे कल के दिन के करंट अफेयर का क्विकली रिवीजन, जिससे आप भूलो ना करंट अफेयर को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत 2023 में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। इसके अलावा फोर्ब्स ने अभी टॉप 20 एशिया की मोस्ट उद्यमियों की लिस्ट जारी करी थी, टॉप 20 उद्यमियों की। इसमें 3 महिलाएं शामिल थी, जिसमें नमिता थापर, सोमा मंडल और गजल अलग थी। 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन ये केरल में आयोजित किया गया और अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी बन गई हैं अरुणा मिलर। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा शुरू किया है गोवा ने। और इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में केवल टॉप 50 में 2 ही भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल रहे। एक आईआईटी बॉम्बे, जिसकी 40वें स्थान रहे, और 46वें स्थान पर रहा आईआईटी दिल्ली। एडिडास ने दोस्तों अपने कंपनी का नया सीईओ बना दिया है ब्योर्न गोल्डेन को। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में आयोजित किया गया। और 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की घोषणा हुई है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने उम्मीद नाम की योजना का शुभारंभ किया है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करता है? तो दोस्तों 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं किसकी जयंती पर? हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के अवसर पर। मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 1947 से लेकर के ये 1958 तक 1958 तक ये भारत के शिक्षा मंत्री रहे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद तो ये शिक्षा मंत्री थे, तो इनकी जयंती पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनकी जयंती होती है 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है ना, शिक्षक दिवस मनाते हैं। अच्छा, 5 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। ध्यान रखिएगा, ये सब भी डेट इंपॉर्टेंट है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे। और ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के अवसर पर। क्लियर है? मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं ये। आप एपीजे अब्दुल कलाम आजाद मत समझ लेना। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी दोस्तों वो राष्ट्रपति थे और साइंटिस्ट थे। ठीक है ना, भारत रत्न से सम्मानित वो भी थे। हालांकि उनकी जयंती होती है 15 अक्टूबर, एपीजे अब्दुल कलाम जी की। और उनकी जयंती पर मनाया जाता है क्या? छात्र दिवस मनाया जाता है। क्या? छात्र दिवस, स्टूडेंट दिवस मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती के अवसर पर। ठीक है ना, तो सभी डेट आपको याद रखनी है। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे नेशनल एजुकेशन डे के बारे में आर्टिकल है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के बारे में। इस बार की थीम रखी गई है चेंजिंग कैरिकुलम एंड चेंजिंग एजुकेशन। 2008 से ये मनाया जाना शुरू हुआ है। 1992 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आती है, इतिहास की हिस्ट्री आती है इनसे रिलेटेड, कि एक बार इनको बहुत पहले ही मिल रहा था दोस्तों भारत रत्न, लेकिन उस टाइम पर इन्होंने इसे वापस कर दिया था, लेने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर मरणोपरांत इनको दिया गया बाद में। ठीक है, चलिए अब नवंबर मंथ के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस अभी तक आए हैं। एक तो आया है वर्ल्ड वीगन डे। वीगन डे आप याद रखिएगा, शाकाहारी दिवस। ठीक है ना, वेजिटेरियन वाला 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, वीगन वाला मनाया जाता है 1 नवंबर को। सतर्कता जागरूकता सप्ताह भी मनाया गया 31 अक्टूबर से 6 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा 15 नवंबर को घोषणा हुई है कि इस बार मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, अब से मनाया जाना शुरू होगा। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। आगे, भारतीय सेना ने शहीदों की पत्नियों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने घोषणा करी है कि जो शहीद होते हैं उनकी पत्नियों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए, उनको उनके हक, उनके राइट दिलाने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी, जिसका नाम होगा वीरांगना सेवा केंद्र। क्या? वीरांगना सेवा केंद्र। और इस सेवा केंद्र के अंतर्गत, क्योंकि ये सिंगल विंडो वेलफेयर फैसिलिटी होगी, तो इस
इसके तहत क्या होगा, कोई भी जो शहीद होगा उसकी जो पत्नी होगी वो शिकायतें, अगर उनको जैसे मान लीजिए पेंशन नहीं मिल रही है या फिर जो योजनाएं आती हैं सरकार की वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, वो सब चीजें वो यहाँ पर क्लेम कर पाएंगी और उनको उनके राइट्स दिलाए जाएंगे। तो इसके लिए वीरांगना सेवा केंद्र नाम का एक कल विंडो सुविधा शुरू किया जाएगा भारतीय सेना के द्वारा। क्लियर है? तो इसका भी उद्घाटन किया है सेना पत्नी कल्याण संघ ने, जो कि पहले से ही ऐसे काम करते आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि सेना की पत्नियों को के कल्याण पर काम करता है। अच्छा, इंडियन आर्मी आया है। इंडियन आर्मी के बारे में जानेंगे। इंडियन आर्मी डे दोस्तों मनाया जाता है 15 जनवरी को। आप सबको पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 15 जनवरी को ना क्यों मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस? क्योंकि दोस्तों के.एम. करियप्पा जी भारत के स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। अब ये आगे चल करके रिटायर हुए 5 साल बाद, तो ये रिटायर हुए थे 14 जनवरी को। 14 जनवरी को जब ये रिटायर हुए ना, तो इस वजह से मनाया जाने लगा आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। क्या? आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे, यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना वयोवृद्धि दिवस। ठीक है। और भारतीय सेना की थल सेना के अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। अभी सीडीएस नए नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी नियुक्त किए गए हैं सेकंड सीडीएस। फर्स्ट सीडीएस थे विपिन रावत जी। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताओगे जनरल विपिन रावत जी के सम्मान में मरणोपरांत कहां पर एक सैनिक स्कूल का नाम बदल करके रखा गया है? कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों हो रहा है कंबोडिया में। कंबोडिया एक देश है जिसके बारे में अभी मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। यहाँ पर भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। ये आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये 11 तारीख से शुरू हुआ है, 13 तारीख तक चलेगा नवंबर में ही। और आसियान शिखर सम्मेलन की इस बार मेजबानी कर रहा है कंबोडिया। क्लियर है? उपराष्ट्रपति जी जब से ये उपराष्ट्रपति बने हैं तब से इनकी पहली ये विदेश यात्रा है। तो पहली विदेश यात्रा कहां पर किया गया, किसने किया, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कंबोडिया जो है, चलिए वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूं। तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे आप, यहां पर है, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको ना नीचे की साइड आना है, इधर थाईलैंड वगैरह होते हुए। तो थाईलैंड के जस्ट बगल में आपको एक देश दिख जाएगा, कंबोडिया। ये रहा कंबोडिया। ठीक है, ये जो देश है ना, ये है कंबोडिया। वियतनाम से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, थाईलैंड से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसकी कैपिटल होती है फनोम पेन। क्या होती है? फोम पेन होती है इसकी कैपिटल। और इसकी जो करेंसी होती है वो होती है रियल KHR। क्या? रियल KHR होती है। और हुन सेन यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, एक चीज और, कंबोडिया में ना बहुत बड़ा मंदिर है। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है। और हालांकि अब तो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि अब तो राम मंदिर बन रहा है उससे भी बड़ा। लेकिन एक टाइम क्या, काफी लंबे समय तक कंबोडिया में ही था दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, लार्जेस्ट टेम्पल। ठीक है, कहां पर? अंकोर वाट में। पूछा गया है कई बार एग्जाम में, याद रखिएगा। अच्छा, अब आई है बात शिखर सम्मेलन की, यानी समिट्स की। तो रिवीजन करते हैं। चलिए, इस बार बताइए G7 सम्मेलन कहां पर हुआ? G7 इस बार जर्मनी में हुआ। कहां पर हुआ? जर्मनी में हुआ। अच्छा, G20 कहां पर हुआ? G20 इंडोनेशिया में हुआ। कहां पर? इंडोनेशिया में। अगली बार भारत में होगा। अच्छा, इसके बाद ब्रिक्स कहां पर हुआ? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की इस बार मेजबानी किसने करी? चाइना ने करी है। अच्छा, इसके अलावा बिम्स्टेक की मेजबानी किसने करी? बिम्स्टेक की मेजबानी दोस्तों इस बार की है श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने बिम्स्टेक की मेजबानी करी। और आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन किया? कंबोडिया। क्लियर है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये समिट। चलो, अच्छा, COP27 भी याद रखना। COP27 अभी मिस्र में हो रहा है। कहां पर? मिस्र में हुआ। अगला, हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है होल्गर रूने ने। होल्गर रूने ने दोस्तों नोवाक जोकोविच को हरा दिया। नोवाक जोकोविच जो उसकी सर्बिया के खिलाड़ी हैं, पूर्व टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, इनको फाइनल में हरा दिया है होल्गर रूने ने। होल्गर रूने मात्र 19 साल के एक युवा हैं और इन्होंने टेनिस में बड़ा मुकाम हासिल किया है। इनका पहला ये बड़ा कोई टूर्नामेंट रहा है। ठीक है, तो फिलहाल डेनमार्क की ये रहने वाले हैं और इन्होंने अभी हाल ही में जोकोविच को 3-6, 6-3, 7-5 से हरा दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके करियर का ये सबसे बड़ा अभी तक का जीत था और करियर का पहला ATP 1000 मास्टर्स का टाइटल भी था। डेनमार्क के युवा खिलाड़ी होल्गर रूने का। बात हो रही है टेनिस की। क्विकली रिवीजन मारेंगे हम लोग
टेनिस के जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं उनकी। चलिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इसके बाद विंबलडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन। तो पुरुष अगर बात करें, यहां पर पुरुष को रख लेते हैं, यहां पर महिला को रख देते हैं, ठीक है, महिला को तिरछा ही रखते हैं। चलो, तो पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में, महिला ओपन में जीता था एशले बार्टी ने, और फ्रेंच में पुरुष एकल का खिताब भी राफेल नडाल ने जीता। वहीं महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक ने जीत लिया, पोलैंड की हैं। हालांकि यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था एशले बार्टी ने, तो उन्होंने उसके बाद संन्यास ले लिया था, ऑस्ट्रेलिया की हैं। इसके बाद विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीत लिया, सर्बिया के हैं। और यहाँ पर महिलाओं में महिला एकल का खिताब जीत लिया एलिना रबकीना ने। एलिना रबकीना कजाकिस्तान की हैं, पहली महिला बनी थी। इसके अलावा यूएस ओपन की अगर बात करें तो पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन में किसने जीत लिया? कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा इगा स्विएटेक एक बार फिर से फ्रेंच ओपन के साथ साथ यूएस ओपन भी जीत ली, पोलैंड के खिलाड़ी हैं। क्लियर है? रिवीजन करते रहिएगा। आगे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों 22वें विधि आयोग के रूप में अभी हाल ही में ऋतुराज अवस्थी जी को नियुक्त किया गया है। ऋतुराज अवस्थी जी ये पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के, तो इनको नियुक्त किया गया। यहां पर आप देख पाओगे रिटायर्ड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ ऋतुराज अवस्थी टेक चार्ज एज लॉ कमीशन हेड। तो इनको 22वें विधि आयोग का बनाया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। अच्छा, 22वां विधि आयोग दोस्तों ये अभी तक ठप पड़ा था, 4 साल के बाद इसे दोबारा से बहाल किया गया है। क्लियर? तो इनको नए ऋतुराज अवस्थी होंगे विधि आयोग के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, COP27 शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों अभी COP27 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, आपको पता है मिस्र में हुआ, अभी मैंने आपको बताया शर्म अल सल में। तो यहां पर सऊदी अरब ने अपनी तरफ से बताया है कि ये शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बन जाएगा 2050 तक। जैसे भारत ने 2070 तक का लक्ष्य रखा था ना, वैसे ही सऊदी अरब ने 2050 तक का अपना लक्ष्य रखा है। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगले 10 वर्षों में जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है ना, मिडिल ईस्ट में ये हरित पहल के लिए मतलब समझ लो एक प्रकार से ग्रीन एनर्जी के लिए $2.5 बिलियन का योगदान देने वाले हैं। ये मिडिल ईस्ट में खर्च होगा सारा का सारा पैसा, और ये घोषणा इन्होंने मिस्र के शर्म अल शेख में करी हुई है COP27 के जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में। इस बार दोस्तों ये मिस्र में हो रहा है, अगली बार ये यूएई में होगा, ध्यान रखिएगा यूएई में होगा। और वहीं COP26 कहां पर हुआ था? COP28 जो होगा ये यूएई में होगा। COP26 कहां पर हुआ था? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, भारत ने तब रखा था लक्ष्य 2070 का। COP26 में ही भारत ने अनाउंस कर दिया था कि 2070 तक हम लोग जीरो कार्बन एमिशन वाले कंट्री बन जाएंगे। अच्छा, आप जीरो कार्बन एमिशन से आप क्या समझते हो? देखो, एक तो होता है कि मतलब हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे ही नहीं, एक होता है शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम कार्बन का उत्सर्जन तो करेंगे, लेकिन हम अपने अंदर एक ऐसी व्यवस्थाएं भी बनाएंगे अपने देश में कि जो कार्बन को जो भी एमिट हो रहा है जितना ना, उतना वो अवशोषित कर लिया करेगा। तो यानी कि नेट कितना बचा? नेट बचा जीरो। तो इसीलिए कहते हैं इसे नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश। मतलब जितना हम लोग उत्सर्जन करेंगे उतना अब्जॉर्व कर लेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पूरा का पूरा एक साथ इतनी जल्दी चेंज कर दें कि हम लोग कोई ऐसी चीज ना करें कि जिससे कार्बन एमिट हो, मतलब हर कुछ इलेक्ट्रिक हो या हर कुछ हाइड्रोजन ईंधन पर चले। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता इतनी जल्दी। तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनेंगे, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनेंगे। क्लियर है ना? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसने जीता? देखो, बिहारी पुरस्कार आया है। बिहारी पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अभी मैं इसके बारे में अच्छे से बात करूंगा। फिलहाल 32वां बिहारी पुरस्कार दोस्तों माधव हाडा जी को दिया गया। 31वां और 32वां दोनों बिहारी पुरस्कार एक साथ अनाउंस किए गए। अब पहले आप आर्टिकल देखो, राइटर एकेडमिक माधव हाडा टू बी अवार्डेड 32nd बिहारी पुरस्कार। ठीक है, 32वां और 31वां दोनों एक साथ दिए गए हैं, तो दोनों के बारे में आप जान लो। 2021 के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया मधु कांकरिया जी को। इनको इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया। 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया माधव हाडा जी को। इनको इनकी पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी रे के लिए दिया गया है। क्लियर है? अब बिहारी पुरस्कार ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये भी 1991 में स्थापित किया गया था। अब आपको याद आ रहा होगा सरस्वती सम्मान। सरस्वती
सम्मान, इसके अलावा ब्यास सम्मान, इसके अलावा आपके सामने जी.डी. बिरला पुरस्कार, ये सब चीजें आपको याद आ रही होगी। ये सब मैंने आपको बताया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में ही शुरू करी गई थी, यानी सबका यही संस्करण चल रहा है। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो सबके बारे में हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है, फिलहाल बिहारी पुरस्कार जो होता है ना, ये हर साल दिया जाता है, राजस्थानी लेखक को दिया जाता है अगर वो कोई हिंदी या राजस्थानी भाषा में कोई रचना किया होता है तो, और वो भी कब? पिछले 10 सालों में। ठीक है, जैसे इन्होंने, जैसे मधु कांकरिया का एग्जाम्पल लें तो 2018 में इन्होंने लिखा था इसे, हम यहाँ थे, तो अभी 2022 में इनको 2021 के लिए दिया जा रहा है। क्लियर है? चलो तो रिवीजन करते हैं सबसे पहले। अच्छा, मैं ऐसे बोलते जाता हूं, आप नोट्स जरूर बना करके रखा करो। आप अपने साथ ना जब भी करंट अफेयर हमारे पढ़ो तो अब के बाद से ना आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, तब मजा आएगा। बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। चलो, सरस्वती सम्मान किसने जीता? इसको जीता है दोस्तों किसने? प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी ने। किसके लिए? मैं तो यहां हूं के लिए। किसके लिए? मैं तो यहां हूं। ब्यास सम्मान किसने जीता है? असगर वजाहत ने। असगर वजाहत जो हैं ये भी प्रोफेसर हैं और इन्होंने महाबली नाटक के लिए जीता हुआ है। डी बिरला पुरस्कार किसने जीता है? इस पुरस्कार को राम नारायण प्रधान जी को दिया गया है। अच्छा, एक मैंने आपको यहीं से बताया था, गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दोनों, और यहां से रिवाइज कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार मिला किसे? ये मिला दोस्तों जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे ना, जिसे जिसे हम लोग बंगबंधु के नाम से जानते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनको मिला था। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? ये प्रथम नाम का एक एनजीओ है, प्रथम नाम का एक एनजीओ है, उसको मिला है। अगर आप लाइव क्लासेस लेते होगे तो ये सारी चीजें बहुत बार मैंने रिवाइज कराई हुई हैं। तो अच्छा, ऐसे ही आपको बहुत छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से बहुत सारा डिटेल के साथ जीडी के कोर्स में दिया जाता है, कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो मात्र 499 में। ठीक है, भरोसा करो, मंजिल तक पहुंचाएंगे। सिलेक्शन पहले भी दिलाया था, पिछली बार भी दिलाया था, इस बार भी सिलेक्शन दिलाएंगे। आपको बस जुड़ना है उम्मीद के साथ। हर एक सब्जेक्ट इसमें आपका कवर कराया जाएगा। अगर आप केवल जीएस स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सीजीएल बैच लेना चाहिए। अभी के लिए आपका कम समय को देखते हुए ये पैसा भी इसमें कम कर दिया गया है। इसको हाफ प्राइस पर आप प्राप्त कर पाएंगे मात्र 249 रुपए में। सीजीएल का जीएस स्पेशल बैच, जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस स्टैटिक आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कराया जा रहा है यहाँ पर। तो मात्र 249 में ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ज्यादा जानकारी के लिए। चलिए, एमजीटी ऐप से भी आप चीजें ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी का आयोजन किया? तो दोस्तों गोवा में यह आयोजन किया गया है, पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटीज का, गोवा में। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत रिसेंटली अनवेल्ड द लोगो फॉर द गोवा पर्पल फेस्ट। देखो, इन्होंने गोवा के इसका लोगो का अनावरण किया हुआ है, इस गोवा पर्पल फेस्ट का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। 6 से 8 जनवरी 2023 में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगले साल ये जनवरी महीने में आयोजित किया जाएगा। तो इसका भी लोगो लॉन्च किया गया है, पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटीज का। आ गया है जी गोवा। तो गोवा के बारे में जान लो। पहले तो गोवा देखो मैप में कहां पर है। गोवा पड़ता है कुछ यहां पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में। ये छोटा सा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है ना? तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दो ही जिले हैं यहाँ पर। प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी से सीएम है। पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के करंट टाइम पे गवर्नर है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर बात करें नेशनल पार्क की तो अंसी नेशनल पार्क बड़ा पूछा जाता है, भगवान महावीर नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। अब गोवा आया है, गोवा से हम लोग करंट अफेयर का भी कुछ रिवीजन कर लेते हैं। गोवा ने दोस्तों अभी मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा शुरू करी, अभी कल की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। गोवा ने ही कॉन्सो एशिया प्रांत सम्मेलन की भी मेजबानी करी थी। गोवा एफसी पिछली बार डूरंड कप जीता था, हालांकि इस बार डूरंड कप किसने जीत लिया? बेंगलुरु एफसी ने जीत लिया। गोवा में ही अगले महीने दोस्तों विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आयोजित किया जाने वाला है, और आरोग्य एक्सपो भी आयोजित किया जाएगा गोवा में ही। गोवा ही तो अगला नेशनल गेम की मेजबानी करेगा। इस बार वाला गुजरात में किया गया, अगला बार वाला गोवा में किया जाएगा। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। गोवा का राजकीय जो पशु है वो है गौर, और राजकीय पक्षी है काला क्रिस्टेड बुलबुल। अगला है 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो सम्मानित किया गया 2022 के लिए दोस्तों आरफा खानम को। आरफा खानम और अजीत अंजुम, एक्चुअली में इन दोनों को सम्मानित किया गया है, लेकिन आरफा खानम को 2022 के लिए सम्मानित किया गया है, वहीं अजीत अंजुम को 2021 के लिए सम्मानित किया गया है कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान से। दोनों ही पत्रकार हैं, ये आरफा खानम आपको दिख रही हैं। ठीक है, दोनों पत्रकारों को दिया गया है।
तो अजीत अंजुम जो कि 2021 के लिए पाए हैं अवार्ड। अभी के टाइम पर ये यूट्यूबर हैं, लेकिन ये काफी सीनियर जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, इनको आप पहचानते भी होंगे। तो अभी के टाइम पर तो ये फुल टाइम यूट्यूबर हैं, ठीक है, इस्तीफा दे दिए हैं चैनल से। आरफा खानम शेरवानी जो कि आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं और इन्हें 2022 के लिए मिला है कुलदीप नैयर पुरस्कार। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे इससे पूछा जाएगा, कोई कुलदीप नैयर पुरस्कार या कुलदीप नैयर सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताएंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो भी पत्रकारिता में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्लियर है? तो दिल्ली में इनको एक प्रेस क्लब में इनको सम्मानित किया गया है दोनों को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सर डेविड बटलर का निधन हो गया। इन्हें निम्न में से किसका जनक माना जाता है? तो सर डेविड बटलर जो है दोस्तों, ये आधुनिक चुनावी विज्ञान के, मॉडर्न इलेक्ट्रोल साइंसेस के ये जनक माने जाते थे। तो इनका अभी निधन हो गया है। इन्होंने दोस्तों 1954 में 1954 में ही इलेक्शन पोल्स की शुरुआत करी थी। बीबीसी में ये थे, जर्नलिस्ट थे एक प्रकार से। इन्होंने चुनावी रात के प्रसारण में स्विंगोमीटर की शुरुआत करी थी, ठीक है। तो 1955 में, मतलब जो ये पोल होता है ना, तो पोल वाली सुविधा उस टाइम पर इन्होंने शुरू करी थी। सोचो 1950 के दशक में, 1955 में इन्होंने शुरू करी हुई थी। तो इन्हें इसीलिए आधुनिक चुनावी विज्ञान के जनक माने जाते हैं ये सर डेविड बटलर, ठीक है। अब तो जो पोल है हो गया है वो तो मतलब पता नहीं किस प्रकार से होता है, जो भी हो, लेकिन पहले जो होता था थोड़ा सा साइंटिफिकली उस पर रिसर्च किया जाता था कि मतलब उसके पीछे बताया जाता था पूरा प्रॉपर रीजन की कैसे क्या चीजें होती हैं। फिलहाल इन्होंने एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट डोनाल्ड ई स्टॉक के साथ मिलकर के एक बुक भी लिखी थी, पॉलिटिकल चेंज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के ऊपर आधारित ये पुस्तक थी। ये पुस्तक भी काफी ज्यादा फेमस हुई थी। तो इनका अभी निधन हो गया है, सर डेविड बटलर जी का। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन की टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छा, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, अगर मैं आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं ना, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो। ये वीडियो मैं आपको इसलिए हमेशा कहता हूं कि आप अपने सभी फैमिली मेंबर को भी दिखाओ, सभी फ्रेंड्स को दिखाओ, ठीक है। अगर जैसे फ्रेंड को शेयर करने में आप हिचकिचाते हो कि मतलब नहीं शेयर करेंगे, ऐसा है वैसा नहीं बताएंगे किसी को, तो आप अपने फैमिली मेंबर को दिखाओ। एटलीस्ट उनको तो बता सकते हो ना कि अच्छी जानकारियां जरूरी है। तो आप सभी के पास शेयर करने का जरूर प्रयास किया करो। इससे हमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन फील होगा। पिछले दिनों में आप लोगों ने जैसे शेयर किया है, पिछले दिनों में जो आपका प्यार मिला है, उससे मैं थोड़ा सा और ज्यादा एक प्रकार से इनकरेज हुआ हूँ, मोटिवेट हुआ हूँ और आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूँ। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका आंसर था राजस्थान। आप में से बहुत सारे लोगों ने राजस्थान आंसर किया था, वेरी गुड। और अगला क्वेश्चन था कौन सी पुस्तक सौरभ गांगुली ने लिखी है? तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ जो है पुस्तक, ये सौरभ गांगुली की थी। वैसे इन सब के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में लिखा था। चलिए आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है दोस्त, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपकी भी आज की भी वीडियो देखे होगे ध्यान से, तो उसमें भी मैंने बताया है। फीफा विश्व कप का 2022 का मस्कट क्या है? ठीक है, दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। और कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना। इसकी पीडीएफ और क्विज वगैरह सब आपको फ्री में एमजीटी ऐप पर मिलेगी, वहां से आप ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पर वन लाइनर प्रोवाइड किया जाता है, उसको भी आप रीडिंग लगा सकते हो डेली का डेली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।